हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी साइंस एजुकेटर डॉक्टर मुस्कान। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स में, जहां मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके के ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे, जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे स्टूडेंट्स, आपको क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं कंप्लीट चैप्टर रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। आज के इस सेशन में आप मेरे साथ मिलकर सारा का सारा एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। कभी भी अगर आप कुछ भूल गए हैं तो आपको आज के इस सेशन के बाद सारा ही चैप्टर एक बार में रिवीजन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में। अब ये रहे सारे टॉपिक्स जो हम एक एक करके कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कि कैसे हर ऑर्गेनिज्म एक अलग तरीके से खाने को लेता है। डाइजेशन इन ह्यूमंस, हम ह्यूमंस कैसे अपने खाने को डाइजेस्ट करते हैं, तो हम पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें। उसके बाद डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, अब कई बार आपने काउस को ऐसे आँव आँव मुँह चलाते हुए देखा होगा स्टूडेंट्स, तो वो क्या है, उसे क्या कहते हैं? तो डाइजेशन इन ग्रास, अब वो जो एनिमल्स हैं जो ग्रास खाते हैं उनमें कैसा डाइजेशन होता है हम ये देखेंगे। उसके बाद फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, और लास्टली हम देखेंगे कि फीडिंग और डाइजेशन अमीबा में किस तरीके का होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ animal nutrition includes nutrient requirement, mode of intake of food and its utilization of the body। अब न्यूट्रिशन आप क्या कहते हो? अब आपको क्या लगता है कि खाना दूर रखा है और आप उस खाने को देख देख के न्यूट्रिशन ले लोगे? बिल्कुल भी नहीं। अगर खाने से न्यूट्रिशन आपको चाहिए तो आपको उसे खाना पड़ेगा, जो आपका और मेरा फेवरेट काम है। आई होप सो, है ना स्टूडेंट्स? हमें खाना खाना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली वो खाना अच्छा हो। लेकिन यहीं अगर मैं बात करूँ हेल्दी खाने की, तो वो तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेल्दी खाने से ही न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और जिस प्रोसेस से हमारी बॉडी हेल्दी खाने से न्यूट्रिशन को लेती है, अब्जॉर्ब करती है, यूटिलाइज करती है, बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुंचाती है, उसी को ही न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ देखो, दो टाइप ऑफ फूड सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? दो टाइप के फूड सोर्सेज प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है प्लांट सोर्स, पहला होता है प्लांट सोर्स, दूसरा होता है एनिमल सोर्स। अब प्लांट सोर्स में क्या होगा स्टूडेंट्स? ऐसी चीज़ें जो हमें प्लांट से मिलती है, जैसे कि बनानास हो गए, एप्पल्स हो गए, बीन्स हो गए, टोमेटो हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? प्लांट से मिलती है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जो चीज़ें हमें प्लांट से मिलती है वो हो गए प्लांट सोर्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ एनिमल सोर्स की, तो एग्स हो गए, मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गई, साथ ही साथ हनी हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं, इसीलिए हम इनको कैटेगराइज करते हैं एनिमल सोर्स में। तो जो चीज़ें हमें प्लांट से मिलती हैं वो हो गए प्लांट सोर्स, और कई चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं तो वो हो गए हमारे एनिमल सोर्स। यहाँ पे देख सकते हो, बनाना, वाटरमेलन, ऑयल हो गया, पीज हो गए, कोरिएंडर हो गया, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिली? प्लांट से मिली। और यही बात करूँ फिश की, एग की, चीज़ की, मिल्क की, तो ये सारी चीज़ें हमें एनिमल से मिलती हैं। सो दो टाइप के फूड सोर्सेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, और अब हमारे जो फूड के कॉम्पोनेंट्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए। अब अगर मैं बात करूँ सिर्फ कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप क्या सोचते हो कि आप इतने कॉम्प्लेक्स फूड को खाओगे और वो ऐसे अब्जॉर्ब हो जाएगा? नहीं।
अब इस कॉम्प्लेक्स फूड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, डाइजेस्ट नहीं कर सकती। तो पहले तो हम इस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। So these complex substances cannot be utilized as such, और ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं ये डायरेक्टली हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो सकते। सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, इसीलिए इनको हम ब्रेक डाउन कर देते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ये छोटे छोटे टुकड़े डाइजेस्ट कर पाएगी, ये बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ें डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। So the breakdown of complex components of food into simpler component is known as a digestion। और इसी प्रोसेस को, जिसमें मैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है, इन पूरी प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। अब ऐसा तो नहीं होता कि कार्बोहाइड्रेट आता है और हमारी बॉडी चॉपर चला देती है और वो टूट जाता है, नहीं। अब डाइजेशन एक कह सकते हो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, और कई सारी चीज़ें, कई सारे कह सकते हो ऑर्गन्स का यूज़ होता है, और उसके बाद हमारा खाना कम्प्लीटली डाइजेस्ट होता है। सो स्टूडेंट्स, जिन भी ऑर्गन्स का यूज़ होता है उनको हम टुगेदर साथ में क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। और जिस प्रोसेस से हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ देते हैं छोटे छोटे पीसेस में, यानी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। सो द कॉम्प्लेक्स फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, ये हमने देख लिया। नाउ एक्टिविटी 2.1 ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है। What is the type of food and mode of feeding of the following animals? अब इन सब जो एनिमल्स गिवन है कॉलम 1 में, आपको कॉलम 2 में लिखना है इनका काइंड ऑफ फूड और किस मोड ऑफ फीडिंग को ये फॉलो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यू मे फाइंड लिस्ट, और यहाँ पे नीचे लिस्ट दी हुई है उन्होंने, लाइक स्क्रैपिंग, चूइंग, स्विनोइंग, कैप्चरिंग, swallowing, स्पॉन्जिंग, सकिंग। तो आपको इन सारे मोड्स को फीडिंग के यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, चलो तो देख लेते हैं इसके आंसर्स पे। नाउ स्नेल टाइप ऑफ फूड ग्रास, और यूजुअली मोड ऑफ फीडिंग इज चूइंग। अगर मैं बात करूँ एंट की, तो टाइप ऑफ फूड इज इंसेक्ट्स और मोड इज स्क्रैपिंग। ईगल की अगर मैं बात करूँ तो यूजुअली ईगल फ्लैश खाते हैं और उनका मोड इज स्वॉलोइंग। हमिंग बर्ड की अगर बात करें तो नेक्टर और इनका मोड है सकिंग। लाइस की बात करें जुआ की, तो उनका है ब्लड और सकिंग। मॉस्कीटो अगेन ब्लड एंड सकिंग। बटरफ्लाई नेक्टर एंड सकिंग। हाउस फ्लाई डिकेइंग मैटर एंड ब्रूइंग। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो बढ़ते हैं हम आगे अपने अगले पार्ट की ओर। ना अब अगर मैं बात करूँ डाइजेशन इन ह्यूमंस, कि हम ह्यूमंस में कैसे डाइजेशन होता है। सो स्टूडेंट्स, हम खाना लेते हैं माउथ की मदद से। सो माउथ में हमारे कई सारे पार्ट्स होते हैं जिनकी मदद से जो हमें हेल्प करते हैं खाने को च्यू करने में, स्वॉलो करने में, फूड पाइप के थ्रू भेजने में, देन वो स्टमक पे जाता है। तो जो भी खाना हम लेते हैं वो माउथ से लेते हैं, फिर उसका डाइजेशन होता है, और जो बिल्कुल कह सकते हो खाना यूज़ नहीं हुआ वो हमारी बॉडी में स्टूल की मदद से बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। सो इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से हम खाना लेते हैं और एक्सक्रीट आउट करते हैं वेस्ट को, इस पूरी प्रोसेस जिस भी सिस्टम का यूज़ करते हैं उस सिस्टम को हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। सो हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन्स टू द फूड इनसाइड द बॉडी? अभी आपने कितनी आसानी से सुन लिया कि हमने खाना लिया, वो खाना डाइजेस्ट हुआ, फिर वो बाहर एक्सक्रीट आउट हो गया। लेकिन क्या ये आखिर इतनी आसान होता है? बिल्कुल भी नहीं। कई सारे स्टेप्स होते हैं, कई सारे ऑर्गन्स होते हैं, कई सारे सिक्रीशंस इन्वॉल्व होते हैं, और उस इतनी सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ों के बाद हम खाना अब्जॉर्ब करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, असिमिलेट करते हैं, एंड देन उसका इजेशन होता है। ठीक है। So the food passes through a continuous canal which begins at the buccal cavity। तो सबसे पहले हमारा ये जो पूरी बकल कैविटी है, सबसे पहले हम खाना अपने माउथ में रखते हैं और खाना इस कैविटी को पास करके हमारे फूड पाइप में जाता है। ठीक है, एंड देन यहाँ से तो प्रोसेस का शुरुआत हुई और एनस पे हमारा कह सकते हो खाने का एक्सक्रीशन होता है। ठीक है, चलिए
अब हमारी जो कनाल है वो स्टार्ट कहाँ से हुई? वो स्टार्ट होती है बकल कैविटी से, फिर आते हैं फूड पाइप ईसोफेगस, फिर वो कनेक्ट होते हैं स्टमक तक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और जो जाके लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में मर्ज हो जाती है, फिर आते हैं एनस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये है पाथ हमारा पूरी डाइजेस्टिव कनाल का। अब यहाँ देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सो माउथ में हमारे पास माउथ प्रेजेंट है, टंग प्रेजेंट है, सलाइवा प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड जहाँ से सलाइवा सिक्रीट आउट होता है, फिर आते हैं स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए सो ये सारे पार्ट्स ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या ये आखिर इतना लंबा पाथ होता है? सो दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म दी एलिमेंट्री कनाल। तो अभी जो मैं आपको कनाल बता रही थी जो बकल कैविटी से शुरू होती है और एनस तक एंड करती है, उस कनाल को हम एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कनाल। और ये कनाल सच में लंबी होती है और यहाँ पे काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं और उसके बाद हमारा खाना डाइजेस्ट होके बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। ठीक है, जिसको हम एलिमेंट्री, और जो कनाल जहाँ जो बकल कैविटी से शुरू होती है एनस तक एंड होती है उसको हम एलिमेंट्री कनाल तो बोलते ही बोलते हैं, साथ में उसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब आते हैं फूड कंपोनेंट्स जो ग्रेजुअली डाइजेस्टेड होते हैं थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स। अब द इनर वॉल ऑफ स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड एसोसिएटेड विद सच सलाइवरी ग्लैंड, द लिवर, द पैनक्रियाज सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस। अब हमारी बॉडी में लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गए, ये कई सारी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं जो ज़रूरी रहते हैं खाने को डाइजेस्ट कराने में। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर वन। और अभी जो हमने जहाँ से शुरू करा था, जो हमने देखा था कि डाइजेशन प्रोसेस ही ये है जब हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर चीज़ों में ब्रेक डाउन कर देते हैं और इसी प्रोसेस को हम डाइजेशन करते हैं। और डाइजेशन करने के लिए डाइजेस्टिव जूसेस ज़रूरी रहते हैं जो हेल्प करते हैं कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक डाउन करने में सिंपलर चीज़ों में। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। और ये जो तो हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, साथ ही साथ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जितनी भी एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं और डाइजेस्टिव कनाल, एलिमेंट्री कनाल के जितने भी ऑर्गन्स हैं, ये सब मिलके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं सबसे पहले माउथ एंड बकल कैविटी पे। तो खाना हम अपने माउथ से लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, और इस माउथ की मदद से ही हम खाना लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एज इंजेशन। अब जिस प्रोसेस से हम खाना अपने माउथ में प्लेस करते हैं और खाना च्यू करते हैं, उस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। अब ईच टूथ इज़ रूटेड। अब हमारे बकल कैविटी में टीथ प्रेजेंट होते हैं जिनमें रूट्स होते हैं। अब हर टाइप ऑफ टीथ का एक अलग फंक्शन होता है। अब जो आगे के इंसाइजर्स होते हैं वो खाने को टेयर करने में हेल्प करते हैं, या कह सकते हो बाइट करने में हेल्प करते हैं। कनाइन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं हमारे फ्लैश को या कोई भी फ्लैशी खाने को टेयर करने में। एंड देन हमारे प्रीमोलर्स, मोलर्स खाने को च्यू करने में हेल्प करते हैं। सो अलग टाइप ऑफ टीथ एक अलग फंक्शन प्ले करता है। तो बेसिकली जो टीथ होते हैं टुगेदर वो हेल्प करते हैं खाने को अच्छे से च्यू करने में एंड देन सलाइवा को मिक्स करने में उस खाने में, और उसके बाद वो खाना धीरे हमारे फूड पाइप में पास ऑन होता है। Our teeth vary in appearance and perform different functions. अब incisors हो गए, canine हो गए, premolars हो गए, molars हो गए, ये सारे teeth एक अलग function perform करते हैं और इन सभी का appearance भी एक दूसरे से काफ़ी अलग होता है। नाउ देखो, ये रहे फुल बकल कैविटी का। इसको ये जो गम्स होते हैं इसको हम जिंजाइवा कहते हैं स्टूडेंट्स। लिप्स आते हैं, देन हमारे टीथ आते हैं, हार्ड पैलेट आता है, सॉफ्ट पैलेट आता है। अब टाइप्स ऑफ टीथ क्या होते हैं? आगे के जो होते हैं हमारे इंसाइजर्स, फिर आते हैं हमारे कनाइन्स, फिर आते हैं हमारे प्री मोलर्स और फिर आते हैं हमारे मोलर्स। तो आप देख सकते हैं प्री मोलर्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, कनाइन्स कुछ इस तरीके के दिखते हैं, इंसाइजर्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं और मोलर्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए
ये रही हमारी टंग, जिसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं कई सारे टेस्ट बर्ड्स, जिसकी मदद से हम खाने का टेस्ट पता लगा पाते हैं। नाउ मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। तो फर्स्टली जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मुंह में मिल्क टीथ होते हैं। लेटर ऑन जब हम बड़े होते जाते हैं तो मिल्क टीथ शेड ऑफ हो जाते हैं और परमानेंट टीथ आ जाते हैं हमारे माउथ में। तो आप देख सकते हैं कि जब हम बच्चे होते थे तो हमारे पास मिल्क टीथ होते थे, फिर हमें पेरेंट्स ने स्टोरी सुनाई थी कि टूथ फेरी आएगी और वो आपका टूथ ले जाएगी और आपको एक स्ट्रॉन्ग टीथ दे जाएगी। सो स्टूडेंट्स बेसिकली मिल्क टीथ जो रहते हैं उनको हम कह सकते हो प्राइमरी डेंटेशन कहते हैं, जो टेम्प्ररी होता है, और फिर आते हैं हमारे परमानेंट डेंटेशन जो हमारी लाइफ में हमारे साथ काफ़ी लंबे समय के लिए रहते हैं और उन्हीं से ही हम अच्छे से सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर टर्म्ड एज मिल्क टीथ। जो फर्स्ट सेट ऑफ टीथ होता है वो मिल्क टीथ होता है और सेकेंड सेट ऑफ टीथ जो रहता है वो परमानेंट टीथ होता है। ठीक है, चलिए नाउ अब सलाइवा का क्या रोल है। सलाइवा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि सलाइवा ये जो शुगर होती है, ये जो कार्बोहाइड्रेट होती है, इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ने का जो शुरुआत होती है वो सलाइवा से ही हो जाती है। आपको पता है इससे पहले आप खाना खाओ, आपकी बॉडी, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खाने को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। मैम ये कैसे, अभी तक तो हमने खाना खाया ही नहीं, हमारी बॉडी कैसे डाइजेस्ट कर सकती है। सो स्टूडेंट्स, जैसे ही हम खाना देखते हैं और खाने को स्मेल करते हैं तो स्मेल से ही हमारा सलाइवा सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तभी जब आपने नोटिस करा है, आप जैसे ही कोई टेस्टी खाना देखते हो आपकी ड्रूलिंग शुरू हो जाती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि जैसे ही हम अच्छा खाना देखते हैं, स्मेल करते हैं, हमारे ओरल कैविटी में सलाइवा निकलने लगता है और वो सलाइवा रेडी रहता है कि जैसे ही हम खाना खाएंगे वो तुरंत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देगा छोटी चीज़ों में। ठीक है, सो द टंग इज़ अ फ्लैशी। अब आते हैं टंग पे। तो टंग एक फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन है जो ब्लैक कह सकते हो फ्लोर ऑफ द कैविटी से अटैच रहता है। अब एक जो एंड होता है उसका फ्री रहता है और पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो जुड़ा रहता है। जो टंग रहता है स्टूडेंट्स, कई सारे टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं टंग में, जिसकी मदद से हम खाने के टेस्ट को परसीव कर पाते हैं। आपको कैसे पता कोई भी चीज़ मीठी है, चटपटी है, कड़वी है, खट्टी है, कैसे पता? क्योंकि हमारे जो टंग है उसमें टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट है। तो सबसे आगे टिप ऑफ द टंग में स्वीट टेस्ट होता है, फिर साइड ऑफ द टंग में सार टेस्ट होता है, फिर साइड ऑफ द टंग में सॉल्टी एंड सार दोनों होता है, बैक ऑफ द टंग में बिटर टेस्ट परसीव होता है। ठीक है, सो इसका आंसर है डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? यस, वी नो द फंक्शन ऑफ द टंग। सबसे पहला फंक्शन तो है खाने को और सलाइवा को मिक्स करना, च्यू करने में हेल्प करना, स्पीच में हेल्प करना और साथ ही साथ टेस्ट ऑफ द फूड को परसीव कराना। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं हमारे टंग के। इज दैट क्लियर? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट, फूड पाइप एंड ईसोफेगस। तो जैसे ये खाना अच्छे से च्यू हो गया, अब च्यू होने के बाद खाना कहाँ जाएगा? ऐसा तो नहीं हो गया काम, नहीं, अभी तो काम बचा है बहुत सारा। तो जैसे ही हम खाना च्यू करेंगे वो धीरे धीरे हमारे फूड पाइप पे आएगा। अब फूड पाइप, और उसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं। सो द स्वॉलोड फूड पासिस थ्रू द फूड पाइप और ईसोफेगस। ये जो खाना हमने च्यू करा धीरे धीरे ये फूड पाइप में पास होगा और ये जो खाना है ये कहाँ तक जाएगा? ये हमारे स्टमक तक जाएगा। सो द फूड पाइप रन्स अलाउंग द नेक एंड द चेस्ट। फूड पाइप नेक पे भी जाती है, चेस्ट पे भी रन करती है, एंड देन स्टमक में ये जो खाना हमने स्वॉलो करा है इस खाने को स्टमक तक पहुंचा देती है। सो द फूड इज पुश डाउन बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। और फूड पाइप की जो वॉल है ना वो ऐसे मूव करती है। ऐसे क्यों मूव करती है? क्योंकि खाना अभी उसे स्टमक तक पहुंचाना है, इसलिए जैसे ही माउथ में खाना स्वॉलो हुआ फूड पाइप ने ऐसे डाउनवर्ड उसे पुश करके स्टमक तक पहुंचा दिया। ठीक है, अब देख ही सकते हैं आप ये जो ओरल कैविटी है यहाँ से कनेक्ट हुई हमारी फूड पाइप और ये कहाँ जाके कनेक्ट हो गई? स्टमक तक कनेक्ट हो गई। सो अगर मैंने खाना यहाँ से स्वॉलो करा तो ये खाना स्वॉलो होके कहाँ पहुँच जाएगा? स्टमक तक पहुँच जाता है। ठीक है, चलिए
Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. ये पूरे alimentary canal में खाना ऐसे ही move होता है ताकि food pipe से खाना stomach तक पहुंच जाए. At times the food is not accepted by a stomach and it is vomited out. कई बार ऐसा होता है कि हमें चोक सा फील होता है, खाना अटक जाता है और हमें उल्टी भी आ जाती है. सो ये तब होता है स्टूडेंट जब गलती से आपका खाना फूड पाइप की जगह विंड पाइप में चला जाए. विंड पाइप का काम है एयर लेना, फूड पाइप का काम है खाने को लेना. अगर फूड पाइप का खाना विंड पाइप में चला गया तो एकदम से ठसका पहुंचता है और हमें चोक सा फील होता है और हम वो वॉमिट आउट कर देते हैं. ठीक है, तो अब आते हैं जब हमारा खाना ईसोफेगस की मदद से स्टमक तक पहुंच गया. अब स्टमक में क्या होगा? सो द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग. तो स्टमक क्या है स्टूडेंट्स? एक थिक मोटी चमड़ी का बैग है. ठीक है, आपको दिख रहा है ये बैग है जो स्लिंग बैग लड़कियां कैरी करती हैं, ये उसी तरीके का एक थिक वॉल्ड बैग है. ठीक है, सो इट्स शेप इट्स लाइक फ्लैटेंड जे. अब आपको दिख रहा है ये जे शेप का, तो स्टमक का जो शेप होता है वो जे शेप का होता है. एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. और सबसे ज़्यादा मोटा हट्टा कट्टा चौड़ा पार्ट कौन सा है? तो ये स्टमक ही है. ठीक है, सो इट रिसीव्स द फूड फ्रॉम द फूड पाइप. और ये खाना कहाँ से रिसीव करता है? सो यहाँ से ये फूड पाइप की मदद से सारा का सारा खाना रिसीव करता है. और ये ओपन कहाँ से करता है? तो ये जो पार्ट है इसका, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन हो जाता है. तो इसने खाना कहाँ से रिसीव करा? इसने खाना रिसीव करा ईसोफेगस से. इसने खाना रिसीव करा ईसोफेगस से और खाने को डाइजेस्ट करने के बाद डिलीवर कहाँ करा? तो ये कंटिन्यू होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. इज दैट क्लियर? सो फूड पाइप से खाना स्टमक तक पहुंचता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक कंटिन्यू हो जाता है. ठीक है, चलिए. The inner lining of the stomach secretes mucus, hydrochloric acid and digestive juices. अब स्टमक के पास है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम. वो काम क्या है? इस खाने को डाइजेस्ट करना. तो स्टमक की जो इनर वॉल है, जो अंदर की वॉल है, वो क्या निकालती है? वो निकालती है म्यूकस, वो निकालती है डाइजेस्टिव जूसेस और क्या निकालेगी? वो निकालेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. वो निकालेगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए. तो स्टमक की जो इनर वॉल है वहाँ से सिक्रीट होता है म्यूकस. अब म्यूकस क्यों सिक्रीट होता है स्टूडेंट्स? क्योंकि क्या सिक्रीट हो रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये जो एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या करता है? ये स्टमक पे छाले पहुंचाता है. तो छाले ना हो, स्टमक की लाइनिंग खराब ना हो, इसीलिए स्टमक कहता है एसिड तो ज़रूरी है खाने को डाइजेस्ट करने में, लेकिन ये एसिड तो मुझे ही ख़राब कर रहा है. इसीलिए इस एसिड से स्टमक की लाइनिंग को बचाने के लिए स्टमक म्यूकस का सिक्रीशन करता है. ठीक है, और डाइजेस्टिव जूसेस भी ज़रूरी हैं क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करना है. सो द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक. और जो ये म्यूकस सिक्रीट होता है ये स्टमक को प्रोटेक्ट करता है छाले होने से, अल्सर्स होने से. सो द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया. और एसिड बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि ये एसिड क्या करता है? ये कई सारे बैक्टीरिया को किल करता है और ये जो खाने हैं इसको हेल्प करता है ब्रेक डाउन करने में. और बेसिकली स्टमक एक एसिडिक मीडियम है और साथ ही साथ डाइजेस्टिव जूसेस भी आ जाते हैं जो डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. सो द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स. अब स्टमक में किसका डाइजेशन मेनली होता है? तो प्रोटीन का डाइजेशन मेनली होता है. जो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है वो छोटे छोटे सिंपलर प्रोटीन कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है. नाउ स्टूडेंट, स्मॉल इंटेस्टाइन. तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है. कॉइल होने का मतलब क्या होता है? कि बहुत ज़्यादा, ऐसे देखो, ऐसे कॉइल टाइप स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं हाईली कॉइल्ड. अब इसको अगर आप स्ट्रेच कर दो तो ये 7.5 मीटर लॉन्ग होती है. अब स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन देख रहे हो
इसके ऊपर ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो ग्लैंड है ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसको हम लिवर कहते हैं। अब आपको पता है लिवर हो गया और लिवर के साथ ही पैनक्रियास प्रेजेंट होते हैं, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होता है। तो लिवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज अपने सिक्रीशंस देते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ जो स्टमक से खाना आ रहा है उसमें सारे सिक्रीशंस देंगे और फिर वो खाना पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक। तो जो लिवर है उसका फंक्शन क्या है? तो लिवर का फंक्शन है सिक्रीशन ऑफ द बाइल का। अब लिवर बाइल सिक्रीट करता है, लेकिन बाइल स्टोर लिवर पे नहीं होता। कहाँ पे होता है? तो बाइल का स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है और उसको सिक्रीट लिवर कहता है। फिर पैनक्रियाज अपने सिक्रीशंस देगा। तो ऐसे हर एसोसिएटेड ऑर्गन अपने सिक्रीशंस देगा, डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करेगा, अच्छे से खाने को ब्रेक डाउन होगा एंड देन वो खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक। सो स्टूडेंट्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना पहुंचता है तो उसके जो खाने में लिवर के सिक्रीशंस हैं, पैनक्रियास के सिक्रीशंस हैं, गॉल ब्लैडर के सिक्रीशंस हैं और खुद स्मॉल इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं वो खुद भी सिक्रीशंस करते हैं। So the liver is a reddish brown gland which is situated in the upper part of the abdomen। और liver कहाँ situated है? तो ये upper part of the abdomen में liver situated है। ठीक है, चलिए। Liver is the largest gland of the body and it secretes bile juices that is stored in a sac-like structure called gallbladder। So liver secrete करता है bile juices को और वो store gallbladder में होते हैं। So the bile plays an important role in the digestion of fats। Stomach में क्या हो रहा था? Stomach में हो रहा था प्रोटीन का डाइजेशन। अब बाइल क्या कर रहा है? बाइल कर रहा है फैट्स का डाइजेशन। तो यहाँ पे हर कह सकते हो ये जो हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल है, कार्बोहाइड्रेट अलग, प्रोटीन अलग, फैट अलग, ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं। जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं ये ब्रेक डाउन हो रहे हैं छोटे छोटे सिंपलर पार्ट्स में। So the pancreas is a large cream color gland which is located just below the stomach। और यहीं पे pancreas भी present रहते हैं, देख सकते हैं आप, यहीं पे pancreas भी present रहते हैं जो अपने secretions देते हैं। और ये जो liver हो गया, pancreas हो गए एंड गॉल ब्लैडर हो गए, इनको हम एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, साथ ही साथ इनके जो सिक्रीशंस हैं वो खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। सो द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन अ कार्बोहाइड्रेट। सो जो लिवर का बाइल है वो फैट पे काम कर रहा है और पैनक्रियास का जो पैनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट पे काम कर रहा है, फैट पे, और बेसिकली उनको छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। सो बेसिकली अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाना पहुंचा है वो आधा डाइजेस्ट हो चुका है, लेकिन आधा अभी भी डाइजेस्ट होना बाकी है। तो आधे डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं? पार्टली डाइजेस्टेड। अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन तक खाना पहुंचा वो आधा अधूरा डाइजेस्ट हो चुका है और अब वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी जूसेस सिक्रीट होंगे और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाने का डाइजेशन कंप्लीट होता है। ठीक है। So the lower part of the small intestine where the intestinal juices completes the digestion of all the components of the food। So आपको अगर क्वेश्चन आए कि खाने का डाइजेशन कहाँ खत्म होता है, so my dear students आप क्या कहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तक जब खाना पहुंचता है तो वो पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, जो लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे सिक्रीट होंगे इंटेस्टाइनल जूसेस जो खाने के डाइजेशन को ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। So the carbohydrate gets broken down into simpler sugar। कार्बोहाइड्रेट जो है वो छोटे छोटे शुगर के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाती है। ग्लूकोज बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्लूकोज में टूटेगी, ये जो फैट्स है ये फैटी एसिड्स में टूटेंगे एंड ये जो हमारे कह सकते हो फैटी एसिड्स हैं ये ग्लिसरॉल में टूटेंगे, प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स में टूटेंगे। सो हर कंपोनेंट अपने अपने सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ
अब आते हैं अब्जॉर्प्शन पे। तो हमने देख लिया इंजेशन, जब हमने खाने को इंजेस्ट करा था, फिर हमने देख लिया डाइजेशन। अब बारी आती है अब्जॉर्प्शन की। तो अब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है? अब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अब ये जो खाना है जो डाइजेस्ट हो गया, इस खाने के सारी ज़रूरी चीज़ें, इम्पॉर्टेंट चीज़ें बॉडी के बाकी पार्ट्स तक पहुंचना भी ज़रूरी है। तो इंटेस्टाइन के जो वॉल्स होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं विलाइज। क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाइज कहते हैं, और विलाइज के बीच में प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स। तो सारा का सारा जो खाना है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो इन ब्लड के कह सकते हो ब्लड तक रीच आउट कर जाती हैं और इनकी वॉल से, इंटेस्टाइन की वॉल से अब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस प्रोसेस से इंटेस्टाइन से सारे न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब होते हैं, खाना अब्जॉर्ब होता है, उस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। सो द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। और जो इंटेस्टाइन की अंदर वाली दीवार होती है उसमें कई सारे आउटग्रोथ्स होते हैं जिसको हम विलाई कहते हैं, और एक विलाई को विलस कहते हैं, लेकिन कई सारी 1000 प्रेजेंट होते हैं इसलिए उनको हम विलाई कहते हैं। Now, can you guess what the role of villi could be in the intestine? So, villi plays a very important role, क्योंकि villi में क्या करते हैं? एक तो villi surface area increase करते हैं, यानी कि कम स्पेस में बहुत सारा प्रोटीन को, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो द विलाई इंक्रीजेज सरफेस एरिया। तो अब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है और डाइजेस्टेड फूड का, वो बहुत इंक्रीज हो जाता है। Each villi has a network of thousands of blood vessels, जो क्या करते हैं? सारा का सारा न्यूट्रिएंट्स, खाना, ये इंटेस्टाइन की विलाई से अब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो द सर्फेस ऑफ विलाई अब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जो सर्फेस ऑफ द विलाई है वो सारा का सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें, अच्छा खाना इस विलाई के लेवल पे अब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब इस वीडियो में आप देख ही सकते हैं, ये रही हमारी विलाइज, और सारा का सारा खाना, ये जो कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स हैं, इनसे अब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। Now, the absorbed substances are transported via blood vessels to different organs. अब जो सारा खाना है ये इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब हो गया। अब ये खाना इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होके कहाँ जाएगा? ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स इस खाने का क्या करेंगी? अब बाकी जो पार्ट्स हैं उनको भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना, उनको भी तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उनको भी तो खाना चाहिए। तो उन तक खाना कैसे पहुँचेगा? तो ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये बाकी के सारे ऑर्गन्स को, बाकी के सारे बॉडी पार्ट्स को जाके कार्बोहाइड्रेट और अच्छे न्यूट्रिएंट्स जाके डिलीवर कर देते हैं। सो where they are used to build complex substances such as proteins required by the body. This is called as assimilation. फिर बॉडी पार्ट्स उनको यूज़ करके अलग अलग चीज़ें बनाते हैं जो बॉडी की फंक्शनिंग में ज़रूरी होती हैं, और इस प्रोसेस को हम असिमिलेशन कहते हैं। तो अब हम कहाँ तक पहुँच गए? हमने खाने को लिया, इंजेशन, खाना कहाँ गया? डाइजेस्ट हुआ स्टमक में, लिवर से, फिर पैनक्रियाज से, फिर कहाँ पहुँचा? इंटेस्टाइन तक, जहाँ पे खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो गया। अब खाने का इंटेस्टाइन के लेवल पे अब्जॉर्प्शन हुआ। अब्जॉर्प्शन होने के बाद वो बॉडी के बाकी के पार्ट्स तक चला गया, असिमिलेशन। अब आते हैं इन द सेल्स, ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। अब जब बाकी के सारे बॉडी पार्ट्स तक ये ग्लूकोज पहुंच जाएगा, ये कार्बोहाइड्रेट पहुंच जाएगा, अब इस ग्लूकोज के साथ क्या मिक्स हो जाएगा? ऑक्सीजन, जो हमने इनहेल किया होता है। तो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होगी, और ये एनर्जी हम यूज़ करते हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में। तो एनर्जी जिस फॉर्म में रिलीज़ होती है उसको हम कहते हैं ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये एनर्जी एक करेंसी है। तो जैसे हम नोट को खर्च करके अपनी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी इस ATP को खर्च करके सारी बॉडी का फंक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है स्टूडेंट्स,
अब आप देख ही सकते हैं, यहाँ से खाना गया स्टमक में, फिर स्टमक से डाइजेस्ट होके हमारे लिवर ने बाइल दिया, गॉल ब्लैडर में स्टोर हुआ, पैनक्रियाज ने पैनक्रियाटिक जूसेस दिए, फिर ये खाना पहुँचा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के लेवल तक इसका डाइजेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद यहाँ पे जो विलाइज है वहाँ से खाने का अब्जॉर्प्शन हुआ, ब्लड में गया, ब्लड से बाकी के बॉडी पार्ट्स में गया, असिमिलेशन हुआ, और यहाँ पे जब हमारे बॉडी पार्ट्स के सेल्स तक पहुँचा तो बेसिकली ग्लूकोज जैसे ही बॉडी पार्ट्स के सेल पे पहुँचा, हमने जो ऑक्सीजन इनहेल करा और ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड दिया, और इस प्रोसेस में एनर्जी का रिलीज़ हुआ, और इस एनर्जी को खर्च करके हमने अपनी बॉडी के सारे फंक्शंस परफॉर्म करे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ तक की स्टोरी आपको समझ आ गई। सो द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड, अब बारी आती है जो खाना अनडाइजेस्टेड रह गया, जो खाना अनअब्जॉर्ब्ड रह गया, वो खाना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा। तो अब जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया, जो खाना अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, वो खाना कहाँ चला गया? वो खाना चला गया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक। सो ये रही पूरी प्रोसेस, माउथ जहाँ से HCl पेप्सिन डीनेचर्ड पार्शियली हाइड्रोलाइज प्रोटीन, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसको भी रहने देते हैं। सो माउथ से गया स्टमक, स्टमक से गया स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से गया इंटेस्टाइन की लाइनिंग तक। इज दैट क्लियर? चलिए अब बारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो अब हमारा खाना पहुंच गया है लार्ज इंटेस्टाइन में। सो द लार्ज इंटेस्टाइन इज द वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ज़्यादा मोटा है और बेसिकली छोटा है, दो इसका नाम लार्ज है, लेकिन उसका नाम लार्ज इसीलिए है क्योंकि ये बहुत चौड़ा है। So it is about 1.5 meter long in length. Its function is to absorb water and some of the undigested food material. अभी भी हमारी बॉडी गिव अप नहीं कर रही, अभी भी वो एंड तक सारा का सारा इम्पॉर्टेंट खाना अब्जॉर्ब कर रही है, और लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन होता है वाटर का अब्जॉर्प्शन। तो हमारी बॉडी में जितना ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब हुआ वो कहाँ से हुआ? वो लार्ज इंटेस्टाइन से ही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। सो द रिमेनिंग वेस्ट पासेस इनटू द रेक्टम। अब बचा कुचा जो भी खाना है जो बिल्कुल बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही वो डाइजेस्ट हुआ ना ही वो अब्जॉर्ब हुआ, वो पहुंच जाता है रेक्टम में, और वहाँ पे ये सेमी सॉलिड फीसेस या स्टूल के फॉर्म में रहता है। द फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। अब ये जो फीकल मैटर है जब बन जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो ये एनस की मदद से रिमूव आउट हो जाता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, और इस प्रोसेस से जब हमारी बॉडी से अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब खाना बॉडी के बाहर निकल जाता है, जितना भी वेस्ट होता है, इस प्रोसेस को हम इंजेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर? सो हमने शुरू इंजेशन से और अब हम ख़त्म करते हैं इजेशन पे। तो फटाफट से जल्दी से एक बार अपनी स्टेप्स रिवाइज कर लेते हैं। सो सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट? सबसे पहले इंजेशन, तो जिसमें हमने खाने को स्वॉलो करा था, एंड देन जब हम खाने का इंजेशन करते हैं उसके बाद उस खाने का क्या होता है? डाइजेशन। अब स्टूडेंट्स डाइजेशन कहाँ से शुरू हुआ? स्टमक से शुरू हुआ। सबसे पहला डाइजेशन तो माउथ से ही शुरू हो जाता है, जहाँ पे सलाइवा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर स्टमक प्रोटीन्स का डाइजेशन कराता है, फिर लिवर अपने सिक्रीशंस देता है, पैनक्रियाज अपने सिक्रीशन देते हैं, एंड फिर ये खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है तो इसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है इस खाने का? अब्जॉर्प्शन। उसके बाद हम आते हैं अब्जॉर्प्शन पे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पे हुआ अब्जॉर्प्शन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जब खाना रहता है उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के जो विलाइज होते हैं, जो इनर वॉल पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, वहाँ से ये जो सारा खाना है अब्जॉर्ब होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये अब्जॉर्ब होता है, बाकी कहाँ जाता है? हमारे ब्लड में। तो ब्लड में जाने के बाद इस खाने को बॉडी के हर पार्ट्स तक डिलीवर कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स फिर हो गया इस खाने का असिमिलेशन, एंड देन जब असिमिलेशन हो जाता है वापस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बचा हुआ खाना रहता है, जो अब्जॉर्ब नहीं हुआ, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड खाना,
वो खाना पास ऑन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये खाना पहुंचता है, वहाँ पे सारा का सारा खाना फिर से फिल्टर होता है और फिर से जो ज़रूरी रहता है उसमें वो अब्जॉर्ब होता है। स्पेसिफिकली लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है। फिर जो खाना बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है बॉडी को, अनडाइजेस्टेड है, अनअब्जॉर्ब्ड है, वो खाना फाइनली रेक्टम एनस से बाहर हमारी बॉडी के इजेक्ट हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इजेशन। सो ये पूरी जो प्रोसेस है ये आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ याद रखनी है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो इसी के साथ हमने ख़त्म कर लिया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम और अब हम नेक्स्ट एक एक्टिविटी सॉल्व करने वाले हैं। तो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। क्या लेने हैं आपको? यहाँ पे आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। जैसे देखो ये होते हैं टेस्ट ट्यूब्स, तो आपको 2 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। अब इन 2 टेस्ट ट्यूब्स को आप लेबल कर दो। ये लेबल कर दिया ए टेस्ट ट्यूब, ये लेबल कर दिया हमने बी टेस्ट ट्यूब। अब आपको पुट करना है ए में टेबल स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। तो ए में जब आप क्या डालोगे, आपको डालना है बॉइल्ड राइस, उबले हुए चावल आपको ए में डालने हैं, ठीक है। अब यही आपको बी में च्यू करे हुए चावल डालने हैं। मतलब कुछ एक टेबल लेके आपने बॉइल्ड राइस को पहले च्यू करा, वो च्यू जो राइस है उसमें सलाइवा मिक्स हो गया, फिर वो राइस आपको इसमें पुट करना है, ठीक है। अब दोनों ही टेस्ट ट्यूब में आप क्या ऐड करोगे? आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करोगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद है तो आयोडीन जैसे ही किसके कांटेक्ट में आता है? आयोडीन जैसे ही स्टार्च के कांटेक्ट में आता है वो अपना कलर चेंज कर देता है। और ये एक्सपेरिमेंट यूजुअली हम लीव्स पे परफॉर्म करते हैं जब हमें देखना है कि लीव्स में स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं। लीव्स पे अगर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो फोटोसिंथेसिस होता है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, तो यहाँ पे हमने जो बॉइल्ड राइस है, जब हमने उस पर आयोडीन मिक्स करा तो उसने अपना कलर चेंज कर दिया वायलेट कलर का। क्यों? क्योंकि बॉइल्ड राइस में स्टार्च प्रेजेंट है। बॉइल्ड राइस में स्टार्च प्रेजेंट है। इज दैट क्लियर? बॉइल्ड राइस में स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन अगर मैं बात करूं च्यूड राइस की, जिसमें हमने सलाइवा मिक्स कर दिया, सो यहाँ पे जब हम आयोडीन ऐड करेंगे तो वो वायलेट कलर नहीं शो करेगा, इनफैक्ट वो कलरलेस का होगा। ऐसा क्यों? तो डेफिनेटली यहाँ पे सलाइवा ने कुछ तो करा है कि यहाँ पे स्टार्च एब्सेंट है, तभी तो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करा। सो स्टूडेंट, स्टार्च ने यहाँ पे ब्रेक डाउन, सलाइवा ने स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया सिंपलर पार्ट्स में, इसीलिए यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट शो नहीं हुए। इज दैट क्लियर? सो इससे हमें ये समझ आया कि डाइजेशन सबसे पहले सलाइवा में, जो हमारे माउथ है उसमें ही शुरू हो जाता है। सलाइवा जैसे ही सिक्रीट हुआ, जैसे ही हमें स्मेल आई खाने की, या जैसे ही हमने बाइट लिया किसी भी खाने का, तो सलाइवा सिक्रीट होना शुरू कर देता है। सलाइवा कहाँ से सिक्रीट होता है? तो सलाइवा सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से। ये होते हैं पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। नाउ इन ग्लैंड से सिक्रीट होता है सलाइवा, और ये सलाइवा पहले ही स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे सिंपलर पार्ट में, ताकि उसका डाइजेशन इजी हो जाए। फिर वो खाना ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप कहते हैं, उसकी मदद से हमारे स्टमक में पहुंचता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। सो वाई इज देयर एनी चेंज इन द टेस्ट ट्यूब्स? क्यों हुआ चेंज? क्योंकि स्टार्च अगर प्रेजेंट है तो आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करेगा और वहां पे वायलेट कलर देगा। बॉइल्ड राइस में स्टार्च प्रेजेंट नहीं है क्योंकि सलाइवा ने स्टार्च को तोड़ दिया, इसीलिए वहां पे वायलेट कलर शो नहीं हुआ। इनफैक्ट वहां पे कलरलेस कलर हमें देखने को मिल रहा है। नाउ the answer is saliva breaks down the starch into simpler sugars. Is that clear? चलिए, now have you observed cows? अगर स्टूडेंट्स आपने आसपास अपने देखा होगा तो पार्क्स में, हमारे रोड्स पे, रोड्स के साइड में आप यूजुअली नोटिस करते होगे कि काउज
बैठी रहती हैं या बफेलोज बैठे रहते हैं और उनका जो मुंह है वो कॉन्स्टेंटली ऐसे मूव करता रहता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि काउज बफेलोज जब भी बैठे हुए हैं तो उनका कॉन्स्टेंटली मुंह ऐसे च्यू कर रहा है? सो इसके पीछे एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रीज़न है, वो देखते हैं हम। नाउ जो काउज होते हैं, बफेलोज होते हैं, हॉर्सेस होते हैं, ये सब क्या है? ये सब ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं। नाउ इनका जो मुंह है वो कॉन्टिन्यूसली मूव इसीलिए करता है क्योंकि कह सकते हैं इनका जो डाइजेशन है वो इसी तरीके से कुछ रहता है। चलो देखते हैं। सो एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass, store it in a part of the stomach called rumen। तो जब ये खाना लेते हैं जो इनके लिए ग्रास है, अब ग्रास जैसे ये एनिमल्स ग्रास को च्यू करते हैं, ये उस टाइम पे स्वॉलो नहीं करते। जैसे ह्यूमंस होते हैं, हम जब खाने को मुंह में डालते हैं तो हम पहले उस खाने को च्यू करते हैं, फिर वो खाना स्वॉलो करते हैं। लेकिन काउज बफेलोज ये पहले ग्रास जैसे ही खाते हैं, ये तुरंत इनको क्या करते हैं? स्वॉलो करके इनके स्टमक में एक पार्ट होता है रूमेन, वहां पे ये सबसे पहले सारे खाने को स्टोर कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जल्दी जल्दी से सारी ग्रास खा लेते हैं और ये रूमेन में जो स्टमक में प्रेजेंट है वहां पे जाके सारे खाने को स्टोर कर देते हैं। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स? नाउ here the food gets partially digested। अब रूमेन में ये खाना पार्शली डाइजेस्ट होता है, अभी भी खाने का कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, अभी भी जो खाना है वो पार्शली डाइजेस्टेड है और इस खाने को हम कड कहते हैं। क्या कहते हैं इस खाने को? कड। तो अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे कि कड क्या होता है तो आप कहेंगे पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो स्टोर्ड है रूमेन में उसको कहते हैं कड। इज दैट क्लियर? अब later the cud returns to the mouth in small pieces। अब वो क्या करते हैं? अब वो खाना पार्शली डाइजेस्टेड है, उसका डाइजेशन तो कंप्लीट कराना है। तो डाइजेशन कंप्लीट करने के लिए ये जो होता है इनका जो कड है वो धीरे धीरे माउथ तक आता है और फिर ये धीरे धीरे बैठ के फ्री टाइम में च्यू करते हैं। इज दैट क्लियर? सो lumps and the animal chews it and later on धीरे धीरे जैसे ही partially digested खाना स्टोर हुआ, ये जो कड बन गया, ये कड इनके माउथ में आता है स्मॉल लम्प्स में और फिर ये खाना आराम से बैठ के च्यू करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन और इसीलिए इनके जो प्रोसेस है इनको रूमिनेशन कहते हैं और इसीलिए इन एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं। क्यों इन्हें रूमिनेंट्स कहा जाता है? क्योंकि ये रूमिनेशन परफॉर्म करते हैं जहाँ पे खाना जैसे ही खाया जाता है उस टाइम पे स्वॉलो और च्यू नहीं किया जाता, उस खाने को फटाफट से स्टोर कर लिया जाता है रूमेन में। रूमेन में कड फॉर्म होता है, फिर ये जो कड है लम्प से धीरे धीरे इनके माउथ में आता है और फिर ये आराम से इनको च्यू करते हैं। इसीलिए इनको रूमिनेंट्स कहते हैं क्योंकि इस टाइप की प्रोसेस को रूमिनेशन कहा जाता है। सो द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। अब आपने कभी सोचा है कि हम क्यों नहीं ग्रास को डाइजेस्ट कर पाते? ऐसा क्या है आखिर में कि हम ह्यूमंस ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर पाते? क्योंकि स्टूडेंट्स ग्रास में प्रेजेंट होता है सेल्यूलोज और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो हमारे पास प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब हमारे पास सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम्स ही नहीं होगा तो हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कैसे करेंगे? इसका मतलब अगर हम ग्रास खाएंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी सेल्यूलोज को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती। इज दैट क्लियर? Now, the grass is rich in cellulose, which is also a type of carbohydrate. In rumination, like cattle and deer, etc., ये लोग easily digest कर सकते हैं क्योंकि ruminants की बॉडी में सेल्यूलोज डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट रहता है जो सेल्यूलोज को easily डाइजेस्ट कर लेता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमेन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। साथ ही साथ इनके जो गट में बैक्टीरिया है वो भी बहुत आसानी से सेल्यूलोज का डाइजेशन कर देता है। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज और हम ह्यूमंस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, rabbits, etc. have a large sac-like structure
कॉल्ड सीकम, और हॉर्सेस और रैबिट में सीकम प्रेजेंट होता है बिटवीन द ईसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन। इज दैट क्लियर? तो रैबिट्स और हॉर्सेस में सीकम प्रेजेंट होता है ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. और हमारे पास वो बैक्टीरिया भी प्रेजेंट नहीं है, वो एंजाइम भी प्रेजेंट नहीं है जो ज़रूरी रहता है सेल्यूलोज के डाइजेशन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो काऊ है हमारी, जैसे इसने ग्रास खाया, इसने तुरंत ये ग्रास को जाके रूमेन में स्टोर कर लिया। अब रूमेन में फॉर्म होता है कड, फिर ये कड धीरे धीरे इनके माउथ तक आता है और फिर ये बढ़िया तरीके से इसको आराम से बैठ के च्यू करते हैं। इज दैट क्लियर? सो इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं, इसीलिए काउस को हम क्या कहते हैं? रूमेन कहते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं डाइजेशन इन रूमिनेंस कि आखिर ये डाइजेशन कैसे होता है रूमिनेंस में। सो ग्रास ईटिंग एनिमल्स आर नोन एज रूमिनेंट्स। ये तो हम समझ गए कि जितने भी एनिमल जो घास खाते हैं, जो ग्रास खाते हैं, उनको हम रूमिनेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में रूमिनेशन परफॉर्म होता है। एनिमल्स लाइक काउज, गोट्स, बफेलोज ईट ग्रास. These animals swallow grass quickly and store it in a sac-like structure which is known as rumen. और इन animals का जितना भी खाना होता है वो एक sac-like structure जिसको हम rumen कहते हैं उसमें जाके store हो जाता है। rumen में धीरे धीरे खाने का आधा डाइजेशन होता है, पार्शियल डाइजेशन होता है, एंड जो रूमेन रहता है वो बेसिकली 4 चेम्बर्ड स्टमक रहता है। Here the food is partially digested and is called as cud. यहाँ पे जो खाना रहता है वो partially digest होता है और उस खाने को हम cud कहते हैं। तो cud क्या है? Cud is a partially digested food. Plants contain cellulose in large quantities. और जो plants होते हैं उनके पास cellulose present होता है भरपूर मात्रा में, और cellulose को digest करने के लिए enzymes और bacteria चाहिए जो इन ruminants के पास present रहते हैं लेकिन हम humans के पास नहीं रहते। So cellulose is a complex carbohydrate which is broken down into simpler particles in the rumen, और इस rumen के अंदर ही cellulose जो कि एक complex structure है उसका छोटे छोटे टुकड़ों में break down होता है। The process where the cud return to the mouth in small lumps for ruminants to chew is known as rumination. और रूमिनेशन क्या होता है? ये जो कड इनके रूमेन में बना है जो पार्शियली डाइजेस्टेड है वो धीरे धीरे छोटे छोटे लम्प्स में माउथ में आता है और इस प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। फिर वो बढ़िया तरीके से बैठ के फ्री टाइम में उसे च्यू करते रहते हैं। रूमिनेशन इज एडेड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूमेन। अब ये जो रूमिनेशन है इन बैक्टीरिया के बिना नहीं हो सकता क्योंकि कड को फॉर्म करना जरूरी है। कड तभी बनेगा जब ये बैक्टीरियाज प्रेजेंट होंगे जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज देन पास टू द रेटिकुलम। अब जब खाना इन्होंने बढ़िया तरीके से बैठ के च्यू कर करके डाइजेस्ट कर दिया, अब वो खाना रेटिकुलम तक जाता है। अब रेटिकुलम पे जैसे ही वो खाना चला गया उसके बाद उनकी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है सारा का सारा वेस्ट। इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और हमारे पास तो बैक्टीरिया ही नहीं है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, चलिए। Some animals including rabbits, horses have a large sac-like structure जिसको हम सीकम कहते हैं जो कहाँ प्रेजेंट रहता है? ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। चलिए अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ये रहे एग्जाम्पल्स: डियर, गोट, ज़ीब्रा, शीप, हॉर्स, बफेलो, जिराफ, एलिफेंट। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं ये शो करते हैं हमारे रूमिनेशन और इसीलिए इनको रूमिनेंस कहा जाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनको अपने दिमाग में अच्छे से फीड कर लो। ओके, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने देख लिया ह्यूमंस का डाइजेशन, फिर हमने रूमिनेंस का डाइजेशन देखा, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जो सिंगल सेल होता है जैसे कि हमारा अमीबा,
वो कैसे डाइजेशन करता है? सो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन में हमने ये देखा था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो ह्यूमंस करते हैं वो अमीबा भी करता है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है? सो होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो खाना है वो स्टेप बाय स्टेप पहले इंजेस्ट हुआ, फिर उसका डाइजेशन हुआ, फिर उससे अब्जॉर्प्शन हुआ, असिमिलेशन हुआ, फिर वो खाना इजेक्ट आउट हो गया। सो ये जो खाना है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से डाइजेस्ट होता है, फिर उसका इजेक्शन होता है। इस प्रोसेस को, इस पूरे जो एक एक स्टेप बाय स्टेप टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है, उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जैसे हम ह्यूमंस में पहले इंजेक्शन हुआ, फिर डाइजेशन हुआ, फिर अब्जॉर्प्शन हुआ, फिर असिमिलेशन हुआ, फिर इजेक्शन हुआ, उसी तरीके से अमीबा भी कुछ इसी तरीके का न्यूट्रिशन और डाइजेशन का प्रोसेस फॉलो करता है। चलिए देख लेते हैं। सो अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो यूजुअली पानी में, वाटर बॉडीज में पाया जाता है। अमीबा एक सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन एंड अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस। अमीबा का क्या प्रेजेंट रहता है? ऐसे देख रहे हैं आप, ये जो आउटर मोस्ट वो है हमारी मेम्ब्रेन, तो अमीबा में एक आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन रहती है और डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो जो आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए, and many small bubble like vacuole is present in the cytoplasm। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं एक वैक्यूल, दूसरा वैक्यूल, तीसरा वैक्यूल, और ये जो वैक्यूल्स हैं ये प्रेजेंट रहते हैं कहाँ? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये जो वैक्यूल्स हैं इनका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट एक रोल है जो अभी हम पढ़ेंगे। सो आपको ये पता होना चाहिए कि अमीबा का आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन है, एक डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और कई सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं अमीबा के साइटोप्लाज्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अमीबा कैन कॉन्स्टेंटली चेंज देयर शेप एंड इट्स पोजिशन। अभी आपको अमीबा ऐसे दिख रहा है ना, अभी आप कुछ समय बाद देखोगे तो अमीबा कुछ इस तरीके का हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद देखोगे तो अमीबा कुछ इस तरीके का हो जाएगा। तो अमीबा कैन कॉन्स्टेंटली चेंज देयर शेप एंड पोजिशन। इज दैट क्लियर? और वो ऐसे ही चल के अपना पोजिशन चेंज करते हैं। चलिए, इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं। अभी जो आपको ये दिख रहे हैं ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, तो अमीबा के ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं इनको हम? इनको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। अब स्टूडेंट्स आप बोलेंगे कि मैम इनको हम स्यूडोपोडिया क्यों कहते हैं? सूडो का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट्स ये जो वर्ड है इसको प्रोनाउंस हम सूडो कहते हैं। तो सूडो का मतलब क्या होता है? सूडो का मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है फॉल्स। और पोडिया का मतलब क्या होता है? फॉल्स लेग्स। इसका मतलब क्या होता है? लेग्स। तो फॉल्स लेग्स जो अमीबा में प्रेजेंट होते हैं उनको हम सूडोपोडिया कहते हैं, जिसकी मदद से वो लोकोमोशन परफॉर्म कर पाते हैं। चलिए, नाउ फॉल्स फीट और फॉल्स लेग्स कहा जाता है विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट एंड दोज हेल्प इन कैप्चर द फूड। और ना ही ये सूडोपोडिया सिर्फ इनको मूवमेंट के काम आते हैं, लेकिन अगर ये खाना है तो सपोज ये खाना है और ये सूडोपोडियाज हैं, तो ये सूडोपोडिया इस खाने को कैप्चर करने में भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, चलिए, अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। अब आप सोचोगे कि मैम अमीबा का कोई स्पेशल टाइप का खाना होता है क्या? तो नहीं स्टूडेंट्स, तो अमीबा ये जो देख रहे हो आप माइक्रोस्कोपिक प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे वाटर में, ये लोग उसी को ही खा के जिंदा रहते हैं। ठीक है, इनका कोई स्पेशल खाना नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही खाते हैं पानी में जो प्रेजेंट रहते हैं। When it senses
जब भी ये खाने को सेंस करते हैं, अब आप देखो इस वीडियो को, जैसे ही इस अमीबा को सेंस हुआ कि ये खाना प्रेजेंट है, ये धीरे धीरे उसके पास चलेगा। अब क्या करेगा, ये सूडोपोडिया की मदद से इस खाने को एकदम चारों तरफ से घेर लेगा। ठीक है, तो आप देखो कितना दिमाग चलाता है अमीबा, जैसे ही उसको खाने की खुशबू आ जाती है। ठीक है, अब उसने ऐसी कोई खुशबू नहीं आती, बस सेंस हो जाता है अमीबा को कि ये खाना प्रेजेंट है। तो अब ये खाना प्रेजेंट है और धीरे धीरे ये उस खाने के पास जाता है और उसको चारों तरफ से सराउंड कर देता है सूडोपोडियास की मदद से। Now, pseudopodia around the food particles form a spherical boundary around it and engulfs it. अभी तो ये खाना ऐसा प्रेजेंट है, धीरे धीरे इसने उसको चारों तरफ से घेर लिया और फिर आपको पता है क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये धीरे धीरे उस खाने को ऐसे अपने चारों तरफ इंगल्फ करता है और उसको अपने अमीबा के इनसाइड ही ले लेता है। अभी तो उसने धीरे धीरे खाने को घेरा था, फिर उसको घेरते घेरते वो अमीबा के अंदर ही ले आता है। ठीक है, नाउ द फूड गेट्स ट्रैप्ड इन द फूड वैक्यूल, और यहाँ पे जहाँ पे खाना ट्रैप होता है उसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। तो जहां पे अमीबा खाने को ट्रैप करता है उसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया था कि कई सारे फूड वैक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में, और ये जो साइटोप्लाज्म में फूड वैक्यूल है ये ही खाने को ट्रैप करके रखते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फूड वैक्यूल का। अब ये जो फूड वैक्यूल है ये ना ही खाने को ट्रैप करते हैं, लेकिन फूड वैक्यूल से सिक्रीट होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस, और ये डाइजेस्टिव जूसेस अब इस खाने को धीरे धीरे डाइजेस्ट करेंगे। तो ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये इस खाने को धीरे धीरे डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, they act on the food and break it down into simpler part। तो जैसे हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सिंपलर पार्ट में तोड़ते हैं, वैसे ही फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं अमीबा के, और वहाँ पे ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है इसको छोटे छोटे सिंपलर टुकड़ों में ब्रेक डाउन किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज अब्सॉर्ब्ड। अब ये जो खाना है ये धीरे धीरे क्या होता है, इसका डाइजेशन हो गया। अब इस खाने के जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो अब्सॉर्ब होंगे। तो अब इस खाने के सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हुए। The absorbed substances are used for the growth, maintenance and multiplication। जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं फिर वो अमीबा यूज करता है अपनी ग्रोथ में, मल्टीप्लिकेशन में, और कह सकते हो मेंटेनेंस के लिए। और जो बचा कुचा अनअब्सॉर्ब्ड अनयूटिलाइज्ड खाना है वो इन फूड वैक्यूल्स के बाहर इजेक्ट आउट किया जाता है और धीरे धीरे अमीबा के बाहर फेंक दिया जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, खाना स्टेप बाय स्टेप पहले इंजेस्ट हुआ फूड वैक्यूल में, फिर फूड वैक्यूल में उसका डाइजेशन हुआ, वहां से डाइजेस्टिव जूसेस निकले, फिर उस खाने से अब्जॉर्प्शन हुआ, उस खाने का यूज करा गया अमीबा ने फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस, रेप्लिकेशन। उसके बाद जो अनअब्जॉर्ब्ड खाना था, जो अनडाइजेस्टेड खाना है, उसको बॉडी के बाहर इजेक्शन की मदद से निकाल दिया गया। नाउ यहां पे आते हैं। Nutrition in amoeba occurs through a process called as phagocytosis। और अमीबा में जो ये पूरी प्रोसेस है इसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं। सो फैगोसाइटोसिस जहाँ पे पूरा खाना इंगल्फ किया जाता है, फिर उसको धीरे धीरे खाया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है। उसके बाद उस खाने से न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब किए जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उस खाने को जैसे ही सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो गए, जो अनअब्सॉर्ब्ड अनयूटिलाइज्ड खाना है उसको बॉडी के बाहर फेंक दिया जाता है। देखो
ये रहा मेरा फूड पार्टिकल। अब इस अमीबा ने सेंस कर लिया कि खाना है। अब वो क्या करेगा, अपने सूडोपोडिया को धीरे धीरे बढ़ाएगा आगे। उसके बाद देखो यहाँ पे सूडोपोडिया ने उसको पूरी तरह से घेर लिया। अब आ जाएगा खाना कहाँ, फूड वैक्यूल के अंदर। तो फूड वैक्यूल के अंदर जैसे ही खाना ट्रैप हो गया, फूड वैक्यूल में रिलीज होंगे डाइजेस्टिव जूसेस। अब ये जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं वो इस खाने को अच्छे से डाइजेस्ट करेंगे। जब ये खाना डाइजेस्ट हो गया, इस खाने के सारे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब कर लिए जाएंगे। वो यूज होंगे ग्रोथ में, मेंटेनेंस में और एप्लीकेशन में। अब बचा खुचा जो वेस्ट है, अनडाइजेस्टेड खाना है, वो अमीबा के बाहर एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेशन। और इसीलिए कहते हैं अमीबा भी होलोजोइक न्यूट्रिशन मोड शो करता है। ठीक है, नाउ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज नोन एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्यों? क्योंकि इट इन्वॉल्व्स इंजेशन, डाइजेशन, इजेशन एंड ये जो सारी मटेरियल्स हैं, ये सारी चीज़ें एक स्टेप बाय स्टेप होती हैं। सो देखो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, फूड पार्टिकल, यहाँ पे सूडोपोडिया ने उसको घेर लिया, फिर फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेस्ट हुआ और जो वेस्ट है वो इजेक्ट आउट हो जाता है। तो जहाँ पे भी इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन, इजेशन होता है, उस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, हमने अमीबा का न्यूट्रिशन भी फिनिश कर लिया और इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 2। ऐसी कई नॉलेजेबल नॉलेज को गेन करने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है क्या, ग्रैब ई नोट्स, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक्स वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे।